10 दिन में ये ऑनलाइन प्रिसीजन पोमोग्रेनेट फार्मिंग का ट्रेनिंग में आपको क्या क्या वैल्यू मिलने वाली है और ये वैल्यू आपको डेली मुझे बतानी है कि मुझे आज जो मैंने 3,333 रुपए भरे थे उससे आज मुझे कितने मिले, आज 100 रुपए मिले, आज 200 रुपए मिले। ऐसे आपको डेली बताते जाना है और कौन से दिन पे आपके पैसे खत्म हो गए वहां से आगे मेरे तरफ से आपको बोनस। क्लियर? आपको बताना है। तो वैल्यू और प्राइस ये दो डिफरेंस होता है। प्राइस मतलब जो पैसे आपने मुझे दिए और वैल्यू हमेशा प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए, और डिलीवरी होनी चाहिए, ज्यादा आपको मिलना चाहिए। तो हो सकता है किसी के लिए ये बहुत ज्यादा वैल्यू देके जाएगा, लेकिन वो वैल्यू मुझे पता होना चाहिए कि आप कितने रुपए मेरे से चुरा के लेके जा रहे हो। क्लियर? तो इसीलिए मुझे आपको बताना है डेली कितनी वैल्यू आपको आज मिल रही है। कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग में 10 दिन में हर एक दिन आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, और जो मैं अभी बोल रहा हूं नेक्स्ट डे मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा उसी का असाइनमेंट पहले दिन आपको दिया जाएगा। वो कंप्लीट करके अगर मेरे सामने आप बैठेंगे तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। पहला दिन जो आज का है, अभी तक हमने क्या किया, जूम एप्लीकेशन, बाबा साहेब गोरे, एग्री एकेडमिया, पोमोग्रेनेट में कैसे आया, ये सब कुछ आपको जिससे सुनना है वो आदमी कौन है, ये क्या करता है, सब कुछ आपको जानना बहुत जरूरी था, ये मैंने दे दिया। अभी मैं पूरे 10 दिन में क्या होने वाला हूं ये आपको बताऊंगा। उसके बाद अनार क्या है, अनार करते समय आपके पास क्या चाहिए, अनार की खेती के क्या क्या एडवांटेजेस है, अनार की खेती के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, मतलब लिमिटेशंस आपके क्या है, अनार सबको खाने के लिए कितना जरूरी है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। क्योंकि प्रोडक्ट तो अपना है ना दोस्तों, प्रोडक्ट अगर अपना है तो बेचेगा कौन, हम। लेकिन बेचने वालों को यह भी तो पता होना चाहिए ना उसके प्रोडक्ट की क्वालिटीज क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या क्या है, यूएसपी क्या क्या है। क्योंकि हम बेचते नहीं है, फार्मर एक ही चीज पे पीछे है, वो बेचना नहीं जानता या बेचने के लिए उसको शर्म आती है। लेकिन अगर मेरा प्रोडक्ट बढ़िया क्वालिटी का है और सबके लिए जरूरी है तो डंकी की चोट पे जाके मैंने बोलना चाहिए कि अनार खाइए, अनार जैसा दूसरा फल नहीं है, ऐसे बोलना चाहिए। उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि उसके अंदर से क्या क्या मिलेगा और कौन कौन से डिजीज उसी से नहीं आएगा। जो भी बीमारियां आदमियों में अभी आ रही है, ह्यूमन बींग में आ रही है, वो भी वो कम। उसके बाद जो भी वैरायटीज होती है अनार की, अलग अलग एरिया में अलग अलग वैरायटीज होती है, लेकिन 90% प्लस एरिया में एक ही वैरायटी है जो सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, जिसका नाम है भगवा। कोई लोग उसको सेंदुरी भी बोलते हैं, सेंद्री भी बोलते हैं, अष्टगंधा भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन उसका जो ओरिजिनल नाम है वो है फूले भगवा, जो 90% प्लस एकरेज उसका है, जो कि एक्सपोर्ट में भी चलती है, डोमेस्टिक में भी चलती है, कीपिंग क्वालिटी अच्छी है। तो हर एक जो वैरायटी होती है उसके बारे में मैं आज डिटेल में बात करूंगा। और लास्ट में मैं आपको एक ही बोलूंगा, सबसे बढ़िया है भगवा। और जो अभी नया वैरायटी आ रहा है वो है आपका सोलापुर लाल। तो सोलापुर लाल लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। जो भी सुपर भगवा, भगवा, सोलापुर लाल, उसकी ट्रायल भी अपने खेत में है, तो क्या डिफरेंसेस है ये भी मैं आपके साथ में आज तक जो भी मुझे मिले हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, फिर कल के लिए मैं और असाइनमेंट आपको दे दूंगा, और फिर आज का सेशन खत्म होगा, आज का सेशन खत्म होगा। ये रहा आपका दिन पहला। सेकंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सेकंड डे, दूसरा दिन। उसके अंदर अनार का शरीर शास्त्र, मतलब जिसे आप पोमोग्रेनेट प्लांट फिजियोलॉजी बोल सकते हो इंग्लिश में, आपको इसके स्क्रीनशॉट निकाल के रखना है, याद रखिए। तो सेकंड डे मतलब कल हम क्या देखेंगे, अनार का शरीर शास्त्र, फिजियोलॉजी। जब तक अनार का पौधा आपको पता नहीं है
तब तक अनार की खेती आप अच्छी नहीं कर सकते। जब तक अनार का पौधा आपको पता नहीं है, तब तक आपके माइंड से ये डालो और ये मारो, इससे आप बाहर नहीं निकल सकते। जब तक अनार का फिजियोलॉजी आपको पता नहीं है, तब तक कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आपका कम नहीं होगा। डर के मारे आप डालते रहोगे और मारते रहोगे। इसीलिए कल का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। रूट्स क्या होते हैं, जिसे हम जड़ें बोलते हैं, किस टाइप के जड़ें होते हैं, उसको कौन कौन तकलीफ देता है, कौन सा फंगस है, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा निमेटोड है, कौन सा इंसेक्ट है, आपके मिट्टी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए, मिट्टी के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट है, वो कम है या ज्यादा है, ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी का कितना है, पीएच कितना है, ईसी कितना है, उसका फिजिकल कंडीशन कौन सा है, कॉम्पैक्ट है या लूज है, मिट्टी है या पत्थर है, डेप्थ कितनी उसकी, डेप्थ के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेत वाली मिट्टी है या पानी पकड़ने वाली मिट्टी है, ब्लैक कलर की है या सफेद कलर की है, कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंदर कितना है, सोडियम परसेंटेज उसके अंदर कितना है, बाइकार्बोनेट्स का परसेंटेज उसके अंदर कितना है, कार्बोनेट का परसेंटेज उसके अंदर कितना है, ये सब आपको अगर पता है तो आपके लिमिटेशंस आपको पता होंगे कि अरे यार ये तो मेरे पास, सिर्फ आपको चेकलिस्ट करना है, चेकलिस्ट, ये ट्रेनिंग मतलब दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे सामने बैठ के आपके मिट्टी का अगर आपको पीएच ही पता नहीं है, तो आपको पहले पीएच जानना पड़ेगा। इसीलिए वीडियो आपके पास रहेंगे। जो भी मैं बोलूंगा सॉइल टेस्ट आपको करना है, सॉइल टेस्ट करने के लिए यहां से आपको सैंपल लेना है, तो आप लीजिए और चेक करिए और रिपोर्ट सामने लिख रखिए और फिर आपको टिक करना है कि आपके क्या क्या लिमिटेशंस है और आपके क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तब जाके आप अच्छी तरह से उसको मैनेज कर सकते हो। उसके बाद है आपका स्टेम, एक हो सकता है, दो हो सकता है या मल्टी स्टेम हो सकता है। कितने रखने चाहिए, स्टेम को कौन कौन बीमारी आती है, फंगल इन्फेक्शन कौन सा होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा होता है, कौन से इंसेक्ट वो उसके अंदर छेद करके अंदर चले जाते हैं, फिर वो जो ब्रांच मरती है, कभी कभी पूरा पौधा आपका सूख जाता है। स्टेम की गर्थ कैसे बढ़ाना चाहिए, बिना सपोर्ट का आपका पौधा कैसे खड़ा होना चाहिए, 30 केजी, 40 केजी, 50 केजी उसके ऊपर फल लगेंगे तो भी वो स्ट्रेंथ उसकी अच्छी रहेगी, वो गिरेगा नहीं। इसके बारे में कल हम देखेंगे और इसका काम क्या है ये भी हम देखेंगे। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पत्ता। ये यूनिवर्स सबसे बढ़िया चीज अगर कोई दिया है ये यूनिवर्स मेंटेन करने के लिए, तो वो है पत्ता। पत्ता सनलाइट, पानी मतलब सूर्य प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और 95 to 96% खाना फोटोसिंथेसिस, ये जो क्रिया होती है उसी में बनाता है, कम नहीं है ये। और 4-5% सिर्फ आप बनाते हो जो फर्टिलाइजर डाल डाल के। तो ये पत्ता किस क्वालिटी का होना है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, उसका कलर कौन सा होना चाहिए। डिफिशियंसी सिम्टम सिर्फ पत्तों के ऊपर ही क्यों आते हैं, पत्तों से पानी कैसे बाहर जाता है, पत्तों से हवा कैसे बाहर जाती है, फोटोसिंथेसिस मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन मतलब क्या है, खाना कहां से कहां ट्रांसलोकेट होता है, असेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसलोकेशन मतलब नीचे से पानी को ऊपर खींचना, ये होता है असेंट ऑफ सैप। इंग्लिश वर्ड है, इसको मराठी में हिंदी में नहीं बात कर सकता। और दूसरा है ट्रांसलोकेशन, नीचे से जो पानी और खाना आया उसको बनाया पत्तों ने और फिर ट्रांसलोकेट किया, मतलब जगह जगह पे जाके रख दिया, फूलों को दे दिया, फलों को दे दिया, ब्रांचेस को दे दिया, कांटों को दे दिया, रूट्स के अंदर से वापस कुछ चीजें हैं जो बाहर फेंक दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी उसको बाहर फेंक दिया, जो टॉक्सिक सब्सटेंस थे उसको बाहर फेंक दिया, वो है आपका पत्ता। अनार का पत्ता अगर आता है तो फूल अच्छा निकलता है, अगर फूल अच्छा निकलेगा तो फल बढ़िया बनता है और जो फल बढ़िया बनेगा वही क्वालिटी प्रोडक्शन देता है, वहां पे पैसे होते हैं।
वहां पे पैसे होते हैं। क्वालिटी वालों को कभी भी पैसे कम है ऐसा नहीं होता, उनको पैसे मिलते ही है, हमेशा पैसे मिलते ही है। इसीलिए पत्ता क्या होता है, उसके बाद देखेंगे हम फूल और फल। फिर पत्तों को कौन कौन डैमेज करता है, थ्रिप्स क्या करता है, इल्ली क्या कर, ये सब हम देखेंगे। कंट्रोल मेजर कल कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ आपका माइंडसेट, मुझे ये चीजों के ऊपर ध्यान देना है। इसके लिए कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो विजन है वो क्रॉप की तरफ देखने का, आपकी जो नजर है वो आपको बदलनी है। डालो और मारो से निकाल के अलग जगह पे आपको लेके जाना है, अलग जगह पे लेके जाना है। इसीलिए उसके बाद ये फूल और फल। अच्छा फूल कैसे आता है, लंबाई कैसे होनी चाहिए, फल कैसे बनता है, पॉलिनेशन क्या होता है, पोलन ट्यूब क्या होती है, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, कौन से डिजीज आते हैं उनके ऊपर, कौन से कीटक आते हैं उनके ऊपर, बायोटिक अबायोटिक स्ट्रेस उसके ऊपर कैसे इंपैक्ट लाता है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो बदलती है वो कैसे बदलती है, बदलने के बाद उसके एडवर्स इफेक्ट कैसे उसके ऊपर आते हैं, कौन से एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में आपके फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे जिसके लिए आपके पास कोई भी केमिकल अवेलेबल नहीं है। ये सब चीजों के ऊपर हम कल देखेंगे। फिर जो पौधा आपका है ये 100% नेचर में रहने वाला है। आप तो मुंह नहीं होगा ना, तो जो भी उसके ऊपर बीमारी आती है, जो भी बायोटिक अबायोटिक जैविक अजैविक स्ट्रेस उसके ऊपर आता है, वो जो स्ट्रेस है वो मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या क्या खबरदारी लेनी है। अगर उसको जो टेम्परेचर चाहिए उस स्टेज के अंदर, वो टेम्परेचर, उतनी ह्यूमिडिटी, उतना सनलाइट अगर उसको मिल गया तो आपकी जरूरत भी क्या है, उसको आपकी जरूरत नहीं है उसे। लेकिन जब उसको जो मिलना चाहिए उतना नहीं मिला तो आपकी जरूरत पड़ती है। मतलब अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसे मिनरल न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए मेरे मिट्टी में क्या कम है, मेरे मिट्टी में क्या ज्यादा है, मेरे मिट्टी में क्या कम है, मेरे मिट्टी में क्या ज्यादा है। तो ये तो बिना सॉइल टेस्ट करके आपको तो कुछ पता नहीं होगा ना। नहीं तो गुजरात वाला भी वही डाल रहा है, राजस्थान वाला भी वही डाल रहा है जो महाराष्ट्र में डाला जाता है। गुजरात में हलवत की मिट्टी अलग है, भावनगर की मिट्टी अलग है, हिम्मतनगर की मिट्टी अलग है, सूरत की मिट्टी अलग है, कच्छ के अंदर भी जाके मैं बोलता हूं नखत्राना की मिट्टी अलग है, डुमरा नलिया की मिट्टी अलग है, मांडवी की मिट्टी अलग है, भोजपुरी की मिट्टी अलग है। राजस्थान में भी हर एक स्टेट में अगर आप जाओगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील में, यहां तक भी नहीं, एक ही फार्मर का अगर 50 एकड़ का प्लॉट है तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी अलग अलग पत्थर से बनी होती है, वो मिट्टी अलग है। अगर वो मिट्टी आपको पता नहीं है और सबके लिए अगर आपका एक ही डो चल रहा है तो ये भी तो गलत बात होगी ना। कैसे कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आपका कम होगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसे कम होगी अगर जिसकी जरूरत नहीं वो भी अगर आप वहीं पे डालोगे तो ये तो आपको सीखना पड़ेगा। तो कल फिजियोलॉजी हम सीखेंगे, अनार के पौधों को हम सीखेंगे, कैसे वो बिहेव करता है, कौन से टेम्परेचर में क्या होता है, ये सब हम कल देखेंगे। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट आप सबको, कल का सेशन 2 रिक्वेस्ट रहेगी, मिस मत करना। पहली रिक्वेस्ट, कल का सेशन मिस मत करना। और सेकेंड रिक्वेस्ट, नॉट ओनली फॉर कल के दिन के लिए, आगे वाले सभी सेशन के लिए, मुझे जल्दी करो, जल्दी खत्म करो, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं एक ही चीज को आपको भीख मांगता हूं, वो है आपका टाइम। पैसे तो आपने दे दिए हैं, लेकिन अगर आपको हर एक चीज डिटेल में अगर समझानी है, विथ एग्जांपल अगर समझानी है, कोई भी कंफ्यूजन अगर नहीं रखना है तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो टाइम मुझे दीजिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छा आपको डिलीवर कर पाऊंगा, विथ एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। नहीं तो अगर आप हड़बड़ी करेंगे, चलो चलो जल्दी आगे वाला ये हो, और होता है अपना कोई किसान भाई जो अलग अलग क्वेश्चन पूछता हूं,
तो बाकी लोग उसके ऊपर वो टूट पड़ते हैं, नहीं नहीं ये क्वेश्चन क्यों लेते हो। मुझे सबको आपको साथ पे लेके चलना है, कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए। किसका एजुकेशन चौथी भी होगा, किसका एजुकेशन, जैसे कि प्रवीण जी है जो एमएससी बीएससी हॉर्टिकल्चर है, तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी होंगे और कोई कम पढ़ाई वाला अपना किसान भी होगा। सबको साथ में लेके चलना है, तो किसी के ऊपर कभी भी गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना, ठीक है। तो कल का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको अभी तक सीखने को नहीं मिला या सुनने को नहीं मिला, पढ़ने को नहीं मिला या किसी बुक में नहीं मिला, ये मैं आपको कल देने वाला हूं। ओके चलिए, अभी है आपका डे नंबर 3। डे नंबर 3, डे नंबर 3 में आप सभी डिजीज के बारे में जानोगे। डिजीज, डिजीज मतलब बीमारी, मराठी में जिसे रोग बोलते हैं, डिजीज। सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, व्हाट इज डिजीज, बीमारी क्या है। अपनी सोच यहां तक की है, मेरा पौधा मर रहा है, बीमारी आ गई, मेरे फल तेलिए रहे, बीमारी आ गई, मेरे फल नीचे गिर रहे, बीमारी आ गई, मेरे फलों के ऊपर दाग धब्बे आ रहे, मेरी बीमारी आ गई। इसी को हम बीमारी बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अलग जगह पे लेके जाऊंगा, बीमारी क्या है। और आप बोलेंगे अभी तक पौधा लगाने का भी नहीं बोला, अभी तक पौधे कहां से लेना ये भी नहीं बोला, ड्रिप कैसे करना है ये भी नहीं बोला, सीधा ये बीमारी के ऊपर तीसरे दिन क्यों आ रहा है, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आज तक मैंने 1000 से ज्यादा ट्रेनिंग लिए हुए हैं। आपको कौन से फ्लो से लेके जाना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। पहले अगर आपको बीमारी पता है और मैं अगर आपको बताऊंगा कि ये बीमारी ये गलती की वजह से आती है, तो आप प्लांटेशन से ही वो गलती नहीं करेंगे या प्लांट सिलेक्शन करते ही वो गलती नहीं करेंगे, ये मुझे पता है। इसीलिए ये सीक्वेंस बहुत ही बढ़िया है। आपका हर एक जो भी मन के अंदर प्रश्न है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सब बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे। बीमारी नहीं आना है उसके लिए क्या काम करना है, बीमारी आने से पहले कौन से स्प्रे करना है, वो बीमारी का सिम्टम्स क्या होता है, सिम्टम्स आने से पहले ये जो सभी स्क्रीन के ऊपर अभी आपको दाग धब्बे दिख रहे हैं ये बीमारी है, ये वो कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं है। कोई भी बैक्टीरिया आप खुले आंख से नहीं देख सकते, कोई भी फंगस आप खुले आंख से नहीं देख सकते। वो आने के बाद जब वो वहीं पे दाग धब्बा या फल सड़ता है उसे आप बीमारी बोलते हो। तब तक वो बैक्टीरिया या फंगस ने पूरी वाट लगाई होती है, पूरी वाट लगाई होती है। इसीलिए दोस्तों प्रिवेंटिव एप्लीकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, आपका पौधा वो बीमारी लाने के लिए ससेप्टेबल होता है, तो उसको कौन से न्यूट्रिएंट से आपको कंट्रोल करना है, ये सब टॉपिक हम वहीं पे देखेंगे, सब टॉपिक वहीं पे देखेंगे। आपका दाग धब्बे, जो भी फल आपके सड़ते हैं वो पौधा आपका पूरा सूख जाता है, या भी तेलिया जिसे बैक्टीरियल ब्लाइट बीबीडी बोलते हैं, बीबिया बोलते हैं, ये जो डिजीज है, ये डिजीज हर एक डिजीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कौन से टेम्परेचर में, कौन से ह्यूमिडिटी में, कितने क्लाउडी वेदर में, कितने बारिश में, कौन से मिट्टी में कौन सा डिजीज आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको पहले ही अगर पता है कि काली मिट्टी है और मेरा अगर फल बड़ा हुआ है, बारिश अगर कंटिन्यू चलेगी तो मेरा पूरा फल सड़ जाएगा, मेरे यहाँ पे फाइटोथोरा आएगा, तो मुझे माल निकाल के बेचना चाहिए। ये अगर आपको पता है तो आप दवा नहीं मारेंगे, फंजीसाइड नहीं मारेंगे, आप निकालेंगे, क्योंकि वो स्टेज में कोई भी फंजीसाइड काम नहीं करता। इसीलिए डिटेल में मैं फंगस के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर बात करूंगा, डिजीजेस के ऊपर बात करूंगा। उसके बाद जो भी अपना 4th डे है, चौथा दिन, चौथे दिन हम देखेंगे इंसेक्ट मैनेजमेंट, इंसेक्ट एंड वीड्स। वीड्स मतलब
खरपतवार, खरपतवार मतलब तन, गवत, इसको कैसे कंट्रोल करना है। जो कीट और खरपतवार, इनको कंट्रोल करने के लिए हम देखेंगे। अभी इंसेक्ट कैसे आता है, कौन सी क्रिटिकल स्टेज है, उस स्टेज में उसको कंट्रोल करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, बड़े बड़े अनार के जो फल होते हैं उसी के ऊपर थ्रिप्स दिखता है, तब जाके वो बोलते हैं कि थ्रिप्स आ गया। और कोई कोई फार्मर तो यहां तक है, बड़ा जो फल होता है ना, उसी के ऊपर वो एक लाइन होती है, वो लेके दुकानदार के पास जाते हैं और बोलते हैं ये देखो ये कुछ तो भी है। और दुकानदार 100 ग्राम के फल को ऊपर थ्रिप्स का अटैक है, इसीलिए बढ़िया क्वालिटी का इंसेक्टिसाइड थ्रिप्स मारने के लिए दे देता है। थ्रिप्स आंख से दिखता भी नहीं है, इतना छोटा होता है, क्या इतने बड़े फल के ऊपर उसके दांत से वो डैमेज करेगा? इतना छोटा है वो। तो वो जो फीमेल फ्लावर आपकी छोटे बर्ड निकल रहे थे, उसी स्टेज में उसका अटैक होता है। तो क्रिटिकल स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसी स्टेज में उसको आपको कंट्रोल करना है। हर एक इंसेक्ट के बारे में हम देखेंगे, उसका मेटामॉर्फोसिस हम देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज रहेगी कि ये इंसेक्ट आता कहां से। लोगों को लगता है अरे यार ऊपर थोड़े से बादल आ गए, इंसेक्ट आ गए, बादल से नीचे आ गए, ऐसा नहीं होता है। तो ये कैसे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, अंडे से ये कैसे निकलता है, उसकी क्या स्टेजेस होती है, और वापस वो इंसेक्ट कैसे अंडा डालता है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक एंटोमोलॉजिस्ट के नाते मुझे ये तो मजा आती है सिखाने के लिए, क्योंकि मेरी एमएससी इसी के अंदर हुई है। और फिर उसको कंट्रोल कैसे करना है, कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में वो इंसेक्ट आता है, ये सब हम देखेंगे चौथे दिन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट दिन होगा आपके लाइफ में, वो है 5वां दिन, इरिगेशन। पानी जो हम देते हैं, वो अगर आपने जिस तरीके से मैं बताऊंगा, जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर देंगे, तो अनार के अंदर की 50% समस्या आपकी दूर हो जाएगी, आपकी दूर हो जाएगी। गलत पानी व्यवस्थापन हम करते हैं, सिंगल लैटरल तो सिंगल लैटरल, 2 ड्रिपर तो 2 ड्रिपर, डबल लाइन तो डबल लाइन, इन लाइन तो इन लाइन, 2 घंटे देना है तो 2 घंटे, 4 घंटे देना है तो 4 घंटे। और कोई कोई तो फार्मर ऐसे होते हैं, मुझे फोन करके बोलते हैं कि गोरे साहब पानी कितनी दूं, पानी कितना दूं, और मैं बोलता हूं 2 घंटे दीजिए। वो वापस पूछता है नेक्स्ट पानी कब दूं, मैं बोलता हूं 3 दिन के बाद दे दे। दोस्तों, अगर आपके खेत का पानी व्यवस्थापन आपको करना है, तो डिसीजन आपने लेना चाहिए कि पानी कितना देना है, कितना लीटर की आज मुझे जरूरत है। अगर बाबा साहेब गोरे फोन के ऊपर आपको बता रहा है कि 2 घंटे दीजिए और 3 दिन के बाद दीजिए, तो बाबा साहेब गोरे एक तो भगवान है, या फिर उसके पास एक सैटेलाइट है, जो कि फोन चालू है, वो सलाह देने से पहले वो सैटेलाइट को आपके खेत में लाया, वहां का टेम्परेचर लिया, वहां का विंड कितना है वो ले लिया, वहां पे बादल है क्या वो देख लिया, वहां पे ह्यूमिडिटी कितनी है वो देख लिया, वहां पे बारिश हो रही है क्या वो देख लिया, मिट्टी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है वो देख लिया, मिट्टी कम पानी पकड़ने वाली है या ज्यादा पानी पकड़ने वाली है वो देख लिया, मिट्टी के ऊपर मल्चिंग किया हुआ है या नहीं किया हुआ है वो देख लिया, सिंगल लैटरल डाली है या डबल लैटरल डाली है वो भी देख लिया, कितने लीटर का ड्रिपर है वो भी देख लिया, प्रति पौधा कितने ड्रिपर है वो भी देख लिया, मिट्टी में पानी सीधा नीचे जाता है या पानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट लेता है वो भी देख लिया, उसका पौधा कितने साल का है ये भी देख लिया, उसके पौधों के अंदर कौन सा स्टेज है वो भी देख लिया, और बाद में बोला 2 घंटे दीजिए या वापस 3 दिन के बाद दीजिए। अगर ये सब चीजें अगर मैं आपको दूंगा कि ये कंडीशन में इतना पानी देना है, तो आप पानी
बढ़िया देंगे। नहीं तो आज हम पानी कैसे देते हैं, जहां पे खाने वाली जड़ें हैं, जो भी फर्टिलाइजर डालते हैं वो फर्टिलाइजर आपका नीचे चला जाता है, जो भी पैसे हैं वो रूट जोन से नीचे चले गए, आपके अनार के पौधों को भी कुछ नहीं मिला और पैसे भी वेस्ट हो गए, और वही न्यूट्रिएंट आपके पानी के साथ वापस कुएं से आएगा और ड्रिपर चोकअप करेगा, लैटरल अंदर से चोकअप करेगा। क्योंकि ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसीलिए अनार की 50% समस्या अगर आपको कम करनी है तो पानी व्यवस्थापन आपको सीखना पड़ेगा ही। अगर आप पानी सीखेंगे तो आप अच्छा पानी देंगे। अभी तक हमें फिल्टर लगाने चाहिए ये भी पता नहीं है, प्रेशर गेज होता है ये भी पता नहीं है, वो प्रेशर गेज जब टूट जाता है तो उसके अंदर लकड़ी हम ठोक देते हैं। इतना फॉल्टी एप्लीकेशन हम करते हैं। कितने लीटर का पानी देने वाला पंप है, उसका हेड कितना है, कितने वॉल चलने चाहिए, पानी गिर रहा है मतलब ड्रिप चल रही है, यही तो हमारी मेंटेलिटी है। ये माइंडसेट से बाहर निकालने के लिए साइंटिफिकली टेक्निकली आपको समझ में लेना चाहिए कि पंप से लेके अच्छा पानी गिरने तक क्या क्या करना है। ड्रिप का मेंटेनेंस करना पड़ता है ये तो हमें पता ही नहीं है। जो फिल्टर है वो फिल्टर को साफ करना पड़ता है ये भी हमें पता नहीं है। उससे वो जो काई आती है जिसे शेवाल बोलते हैं, अलगी, वो इतना चोकअप कर देता है वो भी तो हमें पता नहीं है। लैटरल के एंड कैप निकाल के उसको साफ करना पड़ता है ये भी हमें पता नहीं है। एसिड ट्रीटमेंट करना पड़ती है ये भी हमें पता नहीं है। एसिड ट्रीटमेंट कितना ईसी का पानी है तो कितने दिनों के बाद करनी चाहिए ये भी हमें पता नहीं है। और एसिड ट्रीटमेंट ड्रिपर चोकअप होने के पहले करनी चाहिए या चोकअप होने के बाद करनी चाहिए ये भी हमें पता नहीं है। जब ड्रिप सिस्टम लेनी है तब इस कंपनी की चाहिए, इतनी महंगी चाहिए, चलता है चलता है, और जब मेंटेनेंस की बात आती है तब कुछ भी नहीं है। और लास्ट में प्रोडक्शन अच्छा नहीं आया, और लास्ट में हम ये भी सोचते हैं मुझे ऑटोमेशन लगाना है। ऑटोमेशन क्यों लगाना है, क्योंकि लेबर कम लगता है। बहुत सारे लोगों ने 90% लोगों ने 10-10 लाख रुपए खर्चा करके ऑटोमेशन लगवाया, आज बंद है क्योंकि चला नहीं पाए। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, स्किल लेबर का प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके अंदर है। इसीलिए मैं कभी भी नहीं बोलता कितना खर्चा करिए, पहले आप इरिगेशन को तो पहले सीख लीजिए, कितना पानी देना है ये अगर आपको पता नहीं है तो वो सिस्टम को कौन फीड करेगा, आपको तो करना पड़ेगा ना। और वो अगर आप गलत देंगे तो उधर गलत पानी जाएगा। इसीलिए जब भी किसी के खेत में मैं जाता हूं और जब वो बताता है देखिए मेरे ये ऑटोमेशन के रूम है, ऐसा है वैसा है, ये इतने रुपए का, ये इतने रुपए का है, तब मैं जाके उसको बोलता हूं भाई यही पे मुझे नहीं देखना है, मुझे क्रॉप में दिखा दे। और खेत में जब जाता हूं तब सबके सब डिफिशियंसी सिम्टम्स वहीं पे है, सबके सब डिफिशियंसी। नाइट्रोजन की कमी है, पोटेश की भी कमी है, जिंक की भी कमी है। मैं बोलता हूं इतना तो आपने कैलकुलेट करके फर्टिलाइजर कैलकुलेट करके देने वाला इंजेक्टर बिठाया हुआ है तो क्या है, लेकिन सिस्टम तो बिठाई आपने, सिस्टम को फिर तो आपको ही करना पड़ेगा ना। तो ये सॉफ्टवेयर पहले यहां पे होना चाहिए, बाद में वो सॉफ्टवेयर काम करेगा, जो फिर आप करोगे वही। कोई तो भी आके बोलता है नहीं इतना दे दीजिए, उतना दे दिया, नहीं चलेगा। सॉइल टेस्ट करना ही पड़ेगा, फर्टिलाइजर कैलकुलेट आपको ही करना पड़ेगा। और फर्टिलाइजर देते समय इरिगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी जो भी पैसे आपके जाते हैं मैं आपको नहीं डालने दूंगा। जो जरूरी है 100% बोलूंगा कि आपको ये करना है, जो जरूरी नहीं मैं बोलूंगा कि ऑटोमेशन की कुछ भी जरूरत नहीं है। खेत में घूमिए, वॉल चेक करने के लिए, बंद करने के लिए, चालू करने के लिए जाइए खेत में, जाते समय आपको दिखता है कोई डिजीज है क्या, कोई इंसेक्ट आया हुआ है क्या। इतनी हाईटेक एग्रीकल्चर नहीं करना कभी भी, ताकि जिधर पूरा डिजीज आया है और आप सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए कैमरे लगाए हुए, ये एग्रीकल्चर इंडिया में पॉसिबल नहीं है अभी भी, क्योंकि उतने टाइप का R&D और उतने टाइप का एक्सेप्टेंस फार्मर के पास नहीं है, नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। तो पानी के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, 5 घंटे लगेंगे ये पूरा का पूरा सिस्टम हमें समझ में लेने के लिए। और उसके बाद सबसे ज्यादा खर्चा करने वाली दिन है आपका छठवां दिन, फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर।
अरे भाई पहले तू ये तो बता तेरे मिट्टी में है क्या और क्या नहीं है। तेरे मिट्टी में नाइट्रोजन है क्या, तो फिर देने की जरूरत है क्या? तेरे मिट्टी में फास्फोरस क्या है, देने की जरूरत है क्या? पीएच क्या है, इसी क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, कैसे मैनेज करना है, ये तीन चीजें अगर वहीं पे है तो आपके यहाँ पे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी अच्छी रहेगी। आपका फेरस, आपका जिंक, सॉइल पीएच जब 6.5 से ऊपर चला जाता है तब अवेलेबल नहीं होते, और आप जिंक दे रहे हो, आप फेरस दे रहे हो, और आपके पानी का पीएच है 8, तो आप पैसे वेस्ट कर रहे हो, उसकी डिफिशियंसी कभी भी नहीं जाएगी। सबसे पहले आपको एसिड देना पड़ेगा वो पानी का पीएच चेक करने के लिए, बाद में आप ये न्यूट्रिएंट डालिए ताकि वो पौधे में जाएगा, मिट्टी में फिक्स नहीं होगा। लेकिन मिट्टी ही पता नहीं हमें कि हमारी मिट्टी कौन सी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, डेप्थ कितनी है, उसके अंदर मिट्टी कितनी है, पत्थर कितने हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी उसकी कितनी है, कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंदर कितना है, सोडियम है क्या, समर के दिनों में ड्रिपर के नीचे अगर देख लिया तो सफेद कलर की होती है क्या, कौन सी मिट्टी में हमने अनार की खेती किया है, और महाराष्ट्र का डोज राजस्थान में कैसे चलेगा? रेत वाली मिट्टी अगर है तो उसका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत कम होता है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जिस मिट्टी का कम होता है उस मिट्टी में आपको स्प्लिट करके फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। दिन में 2 बार अगर पानी देते हो तो 2 बार अलग अलग फर्टिलाइजर जाएगा। एक ही बार अगर सब डालोगे और पानी के साथ में अगर पूरा नीचे चला जाएगा तो आपके खेत में, आपके पौधों में वो नहीं जाएगा, नीचे चला जाएगा, मिट्टी खराब करेगा, पानी खराब करेगा। पहले मिट्टी को समझना पड़ेगा आपको, उसके बाद वो मिट्टी का सॉइल फूड वेब। सॉइल फूड वेब मतलब क्या है? जैसे जीव जीवस्य जीवनम हम बोलते हैं, वैसे ही मिट्टी में एक जीव जीवस्य जीवनम होता है। 5 चीजें होती है मिट्टी के अंदर, 5 तत्व होते हैं ऐसा बोल लीजिए। सबसे पहले होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है आपका फंगस, फंगस के ऊपर फीड करता है प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ के ऊपर फीड करता है बेनिफिशियल निमेटोड्स। और ये 4 चीजें अगर आपकी मिट्टी में है तो वो मिट्टी उपजाऊ है, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट है आपके मिट्टी के अंदर केचुए है। अगर आपके मिट्टी में केचुए हैं तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी मिट्टी उपजाऊ है। अगर केचुए नहीं है तो पहले ये तीनों में से, चारों में से कोई तो भी नहीं है। अगर बैक्टीरिया नहीं है तो आगे वाला कोई नहीं आएगा। अगर फंगस नहीं है, बैक्टीरिया रहेगा लेकिन आगे वाला कोई नहीं रहेगा। अगर प्रोटोजुआ नहीं है तो फंगस रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा लेकिन उसके आगे वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसे ये सॉइल फूड वेब है, इसके ऊपर अभी तक हमने कभी भी काम नहीं किया है। लाओ ये फर्टिलाइजर और डालो। फर्टिलाइजर कैसे डालते हैं ये भी हमें अभी तक किसी ने नहीं समझाया। ड्रिपर होते हैं 2 प्रति पौधा, 1 एकड़ में पौधे होते हैं आपके 300, मतलब 600 ड्रिपर के नीचे आप 1 साल में 1-1 टन फर्टिलाइजर डालते हो, जिसको हम केमिकल फर्टिलाइजर बोलते हैं। 1-1 टन फर्टिलाइजर डालते हैं। कितनी जगह होती है वो? आधा गुंठा, 1 गुंठा। इतने कम एरिया में अगर इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालोगे तो उसका ईसी, उसका पीएच वाट लग जाती है, और फिर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद सब पौधे भी मर जाते हैं और अच्छा यील्ड भी नहीं आता, और फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारे एरिया में अनार की खेती नहीं हो सकती। सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज। और ये भी पता नहीं है कि कौन सा केमिकल या कौन सा फर्टिलाइजर या कौन सा न्यूट्रिएंट आपके मिट्टी में ज्यादा है तो वो किसको अवेलेबल नहीं होने देता, और कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल करने के लिए किसका मदद लेना चाहिए ये भी पता नहीं है। मिट्टी में है लेकिन अवेलेबल नहीं होता है, डिफिशियंसी बताता है। अरे पोटैश अगर आपकी मिट्टी में अवेलेबल है तो पोटैश को अवेलेबल करने के लिए किसकी जरूरत है वो देखिए ना, उसको दे दीजिए तो पोटैश भी अवेलेबल हो जाएगा। वो टाइप की ग्रेड आप इस्तेमाल करिए, ये भी पता नहीं है। ये सब आप इस दिन सीखोगे। आपको यहां तक पता नहीं कि कौन सा फर्टिलाइजर किसके साथ मिक्स होता है और कौन सा फर्टिलाइजर किसके साथ मिक्स नहीं होता, जिसे फर्टिलाइजर कंपैटिबिलिटी बोला जाता है।
उसने मुझे बोला था कि इतना बेसल डोज देना है, इसलिए मैंने दे दिया। हु इज ही? कौन है वो? सॉइल साइंटिस्ट है, एग्रोनॉमिस्ट है, या कोई ऐसा पकड़ के लाया हुआ है आपने कि वो कॉपी पेस्ट कर रहा है कि डालिए डालिए डालिए, और डालते डालते मिट्टी भी खराब कर गया और आपका खिस्सा भी खाली कर दिया, जेब भी खाली कर दिया। कौन सा फर्टिलाइजर किसके साथ चलता है, कौन सा फर्टिलाइजर किसके साथ नहीं चलता, जो भी फर्टिलाइजर आप देते हो वो सब फर्टिलाइजर आपके सामने एक एक चम्मच आपको इस दिन लेके बैठना है, ताकि हम पूरे के पूरे, मैं बताऊंगा किसके साथ कौन चलता है, किसके साथ कौन नहीं चलेगा। कितना भी टाइम लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करके ही मैं आगे निकलूंगा। केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री अगर आपको पता नहीं है तो आपको कोई भी अधिकार नहीं है ये प्लैनेट में, जो हमारी माँ है, जिसे हम काली मिट्टी को माँ बोलते हैं, ये माँ को खराब करने का, और आज तक किया हुआ है। लैक्स ऑफ हेक्टर्स जमीन हमने ओनली बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से खराब किया हुआ है। ये अगर आप नहीं सीखोगे तो ये कंटिन्यू चालू रहेगा, और आगे वाला जो भी अपना जनरेशन है उनके लिए अच्छी मिट्टी हम नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, और सबकी डिफिशियंसी आएगी। और साइंटिस्ट बोलते हैं न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉजेस डिजीजेस, न्यूट्रिएंट डिजीजेस कॉजेस, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉजेस डिजीजेस मतलब क्या? अगर कोई न्यूट्रिएंट की कमी आपके पौधों में है तो वहीं पे डिजीज आएगा, फिर आपके फंजीसाइड उसके ऊपर जाएगा और सबको खिलाएंगे पॉइजन, सबको खिलाएंगे पॉइजन। नहीं होना चाहिए, इसीलिए सीखना तो पड़ेगा ही, और ये 100% जिम्मेदारी आपकी है। नहीं समझेगा एक बार ट्रेनिंग में, इसीलिए वीडियो आपके पास है, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है 20 बार देखिए, उतना डिटेल में मैं आपके साथ में बात करूंगा, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही यार। वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, सबको वाटर सोल्यूबल की जरूरत है क्या? ऑर्गेनिक कार्बन जमीन का 0.3 से नीचे आ गए और डालते रहेंगे केमिकल फर्टिलाइजर, कैसे अवेलेबल होगा? मिट्टी के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट है ही नहीं है और डालते रहे, कैसे? नहीं होगा। तो ये सब चीजें हम देखेंगे, फर्टिगेशन के बारे में जानेंगे कि कितना टाइम आपका इरिगेशन चलता है तो उसमें कितना समय आपका फर्टिलाइजर जाना चाहिए, कितना टाइम आपका फर्टिलाइजर जाना चाहिए। नहीं तो पहले पानी दे देने का 10 मिनट, फर्टिलाइजर देने का 10 मिनट, वापस पानी देने का, बस हो गया। कितने ईसी का पानी आपने डाला हुआ है आपको पता है क्या? और कितने ईसी का पानी आपके पौधों में जाता है ये भी आपको पता है क्या? तो इसका आंसर अगर नहीं है तो केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। अगर ये ट्रेनिंग होने के बाद भी अगर आपको चेंज नहीं होना है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी केमिकल फर्टिलाइजर डालना बंद कर दीजिए। अननेसेसरी मिट्टी को भी खराब मत करिए और आपका भी जेब खाली मत करिए। जिस फार्मर के हाथ में केमिकल का बैग है उसको पीएच और ईसी ये दो चीजें पता होनी चाहिए, उसके पानी का क्वालिटी, उसके पानी के अंदर के पोषण तत्व, उसके पानी का ईसी, उसके पानी का टीडीएस, उसके पानी का ईसी पीएच अगर उसको पता नहीं है तो वो केमिकल फर्टिलाइजर सिर्फ डालेगा लोगों को अमीर बनाने के लिए, ये कभी अमीर नहीं होगा। जो गलतियां अभी तक हो रही है, जो गलतियां अभी तक हो रही है, इसलिए ये दिन सबसे इंपॉर्टेंट। एक भी दिन ऐसा नहीं दूंगा मैं आपको कि वैल्यू नहीं दूंगा, कोई भी दिन आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। बाद में मैं वीडियो देखूंगा ऐसा अगर बोल के आप जाओगे तो मैं बोलता हूं मत करिए, मत करिए। 7वां दिन जो है वो है सॉइल हेल्थ मेंटेन करने के लिए। सॉइल की हेल्थ, केमिकल यूज करना पड़ेगा। राजस्थान की मिट्टी है, रेत वाली मिट्टी है, न्यूट्रिएंट कम है उसके अंदर, मुझे ऊपर से डालना ही पड़ेगा। जब भी मैं कोई केमिकल डालूंगा तो मेरी मिट्टी को वो थोड़ा बहुत तो भी हार्मफुल रहेगा, तो वापस उसको मुझे अगर अच्छा करना है तो मुझे ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस अलग अलग डालने पड़ेंगे, अलग अलग ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस मुझे डालने पड़ेंगे। अलग अलग टाइप की स्लरी मैं बताऊंगा, कौन से स्टेज में कौन सी स्लरी देना है। अलग अलग टाइप के जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। उसके बाद में मैं बात करूंगा ऑर्गेनिक एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर।
एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं? जो भी आपका ट्रेनिंग है, प्रूनिंग है, इथ्रेल का स्प्रे करना है, सनबर्न आता है, ये सब चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा कि क्या क्या आपके कौन से फ्लावर ड्रॉपिंग है, इसके ऊपर कि क्या क्या करना है ये स्टेज में आपको, इसके ऊपर बात करूंगा। पूरा एक 4-5 घंटे का सेशन अपना सॉइल हेल्थ के ऊपर और एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर रहेगा। प्रूनिंग करनी है आपको, प्रूनिंग कैसे करना है, ये सब मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। तो 7th डे सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी खेत में आप काम करते हो, ये खेत में काम करते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। ये वीडियो आपको, ये दिन का वीडियो आपको लेबर के साथ देखना है। आपके लेबर को आगे बिठाइए आपके सामने और इसको सुनो बोलना, वो भी चार्ज होंगे, वो भी अच्छा काम करेंगे। उसके बाद है 8वां दिन। इस दिन हम प्लांटेशन से पहले आपको क्या क्या खबरदारी लेना है, क्या क्या काम करना है, फिर प्लांटिंग मटेरियल कहां से लेना है, कैसे प्लांटिंग मटेरियल का सिलेक्शन करना है, कैसे लैटरल को बिछाना है और कैसे आपको प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन के बाद 15 महीने तक पौधों का कैसे ख्याल रखना है, कौन से कीटक आएगा, कौन सा फंगस आएगा, ये सब चीजें हम देखेंगे और इसके ऊपर क्या कंट्रोल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब आपको ये दिन अटेंड करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया गलतियां, बढ़िया नहीं बड़ी बड़ी गलतियां आप यहां पे करते हो। सॉइल सिलेक्शन में ही गलत कर लिया, ड्रिप इरिगेशन में ही गलत कर लिया, प्लांटिंग मटेरियल सिलेक्शन में ही गलत कर लिया। आगे चल के क्या करेगा बाबा साहेब गोरे? प्लांटिंग मटेरियल लाते समय जिस पौधों के ऊपर विल्ट था उसी के ऊपर गुटी बांध के लाके डाला, कुछ भी डालिए आपके पौधे मरना नहीं बंद होंगे। जिस नर्सरी में बैक्टीरियल ब्लाइट ऑलरेडी भरा पड़ा है उसी से अगर प्लांटिंग मटेरियल लेंगे, आओगे और पौधे लगाएंगे तो आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट आने के लिए कोई नहीं रुका सकता। शुरू में एक ही ड्रिपर से अगर 6-7 महीने पानी तनों के अंदर डाला हुआ है, जहां पे है वहीं पे डाला हुआ है, तो बाद में मिट्टी लगवा दिया, 2-3 साल के बाद पौधे मरना चालू होगा, उसको कोई नहीं रोकेगा। इसीलिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बड़ी गलतियां हम यहाँ पे करते हैं ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 9वां दिन सबसे इंपॉर्टेंट, आप केमिकल इस्तेमाल करते हो, अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल करते समय आपको सावधानियां बरतनी पड़ती है। एसिड का इस्तेमाल करते हो, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हो, बोर्डो के लिए कॉपर और लाइम का इस्तेमाल करते हो, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हो, वीडीसाइड का इस्तेमाल करते हो, फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हो, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हो, पीजीआर का इस्तेमाल करते हो। तो ये करते समय आपके प्लांट की हेल्थ, आपकी मिट्टी की हेल्थ और आपकी हेल्थ या आपके लेबर की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये भी तो सिखाने का काम मेरा ही है ना, ये सिखाने का काम भी तो मेरा ही है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये दिन आपको मिस नहीं करना है। तो 9वां दिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद लास्ट दिन आपका रहेगा वो है बहार मैनेजमेंट। बहार मैनेजमेंट, बहार मैनेजमेंट के दिन पूरे साल 360 दिन, 360 दिन आपको हर वीक अनार के अंदर क्या क्या काम करने हैं इसका मैं पूरा शेड्यूल आपको दूंगा। इस दिन आपको क्या काम करना है ये नहीं बताऊंगा क्योंकि वापस आप उसी काम में जाते हो। वहीं पे मैं सिर्फ बोलूंगा यहाँ पे आपको डिफोलिएशन करना है। डिफोलिएशन मतलब पत्ते झाड़ना है। तो पत्ते कैसे झाड़ना है? पानी बंद करके झाड़ना है, इथ्रेल का स्प्रे करके झाड़ना है। इथ्रेल के साथ क्या मारना है, इथ्रेल कितने बजे स्प्रे करना है, बादल में कैसे स्प्रे करना है, धूप में कैसे स्प्रे करना है, कौन से गन इस्तेमाल करने हैं, कितने डोज में लेना है, टॉक्सिसिटी नहीं आना चाहिए इसलिए क्या करना है, इथ्रेल मार के भी आपके यहाँ पे पत्ते क्यों नहीं गिरते, ये सब मैं पहले ही जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस मैंने आपको बोला
उसी में मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा। यहीं पे सिर्फ चेकलिस्ट रहेगी कि आप यहाँ पे इथ्रेल का स्प्रे करिए। सेम यहाँ पे आप प्रूनिंग कर लीजिए। तो प्रूनिंग कैसे करनी है, उस दिन जो मैंने एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस में दिखाया था कि प्रूनिंग हस्त बाहर की कैसे होती है, अंबिया बाहर की कैसे होती है, मृग बाहर की कैसे होती है, इसके बारे में मैं पूरा का पूरा आपको बताऊंगा। प्रूनिंग के बाद क्या स्प्रे करना है ये पहले ही बताऊंगा। यहीं पे सिर्फ मैं चेकलिस्ट आपको करने को बोलूंगा। चेकलिस्ट तो जिस स्टेज में जो काम करना है ये आपके पास चेकलिस्ट है, और वो चेकलिस्ट सिर्फ आपको आगे करना है। और जब भी आपको पूरे साल का हार्वेस्टिंग आपका कंप्लीट हो गया, हार्वेस्टिंग के बाद वापस लास्ट दिन का वीडियो आपको देखना है, और वो काम कौन से दिन, इसलिए मैंने पहले बोला था आपको कि पेन और नोटबुक आपको लेके बैठना है। पेन और नोटबुक कौन से दिन कितने बजे कौन से टॉपिक के ऊपर मैंने बात किया है, वापस आपको वो वीडियो जाके वहीं पे देखना है, ताकि पूरे वीडियो तो आप नहीं देख पाओगे बाद में। इसलिए पेन और नोटबुक की बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ये मैंने पहले आपको बोला था। तो लास्ट दिन हम सिर्फ चेकलिस्ट करेंगे कि ये है, लेकिन तीन बाहर क्या है, हस्त बाहर क्या है, मृग बाहर क्या है, अंबिया बाहर क्या है, कौन ले सकता है, और बाहर लेते समय मैं आपको 17 पॉइंट दे दूंगा कि आप कौन सा बाहर ले सकते हो, कौन सा बाहर आप ले सकते हो। इसके लिए 17 पॉइंट मैं आपको दूंगा, ताकि कोई भी हालत में, मैंने यहां तक देखा है सिर्फ बाहर कौन सा लेना है ये पता नहीं, इसीलिए 4-4 साल करोड़ों रुपए वेस्ट करके लोगों ने अनार की खेती करना बंद कर दिया है, ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। इसलिए इतना डिटेल में मैं आपको लेके जाऊंगा कि क्या क्या लिमिटेशन है ये अगर आपको पता है। अगर आपके पौधों के ऊपर 20 केजी फ्रूट आना ही संभव है, तो आप क्यों अननेसेसरी उसको 40 केजी का एक्सपेक्टेशन रखते हो। और बाकी जो लोग हैं जिनको कुछ तो भी बेचना है, या कंसल्टेंसी एक साल तो भी चलानी है, वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये डालो वो डालो ये डालो, लेकिन कंडीशन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, सब चीजें होती है, सब चीजें होती है। इसीलिए लास्ट दिन तो आपको किसी को भी तो मिस नहीं करना है। और इसके बाद मैं आपको दे दूंगा 10 दिन में वापस पूरे वीडियो आप देख लीजिए, और लास्ट 11वां दिन आपका रहेगा। प्रश्न आपको पूरे कागज के ऊपर लिखने हैं, कागज के ऊपर लिखने हैं, और अपना जो मैं एक नंबर दे दूंगा आपको, उसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करने हैं। ग्रुप के अंदर अगर डालने हैं, सबको दिखाने हैं, तो ग्रुप के अंदर डाल दीजिए। अगर आपके प्राइवेट प्रश्न है तो आप एक नंबर मैं आपको दे दूंगा, उसी नंबर के ऊपर आपको भेजने हैं, और उसी प्रश्न को मैं आपका नाम लेके, आपका वीडियो चालू करके, आपका ऑडियो चालू करके, एक एक जो आपके प्रश्न है वो प्रश्न का मैं आपको आंसर करूंगा। ये रहेगा 11वां दिन, क्वेश्चन एंड आंसर का 11वां दिन ये दिन रहेगा। क्लियर? पूरे 10 दिन आपको कौन से दिन कौन सा टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हो ये भी मैंने आपको बता दिया। आपका माइंडसेट कैसे होना चाहिए ये भी मैंने आपको बोल दिया। ये डालो और ये मारो, इतनी ही सिर्फ मेरे से उम्मीद मत रखना। ये सिर्फ देगा शेड्यूल और शेड्यूल को मैं मारूंगा, ऐसा ये ट्रेनिंग नहीं है। ये ट्रेनिंग 100% आपके सामने, ये इंडिया का कोई भी कंसल्टेंट खड़ा नहीं हो पाएगा, ये वाला ट्रेनिंग है। बाबा साहेब गोरे भी एक कंसल्टेंट है, तो भी मैं बोल रहा हूं कि बाबा साहेब गोरे भी आपके सामने ज्यादा बड़बड़ नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी मिट्टी, आपका पानी, आपका क्रॉप, आपका क्लाइमेट सब आपको पता है, और वो हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हो। इसके लिए सक्षम करने के लिए आज का ये ट्रेनिंग है। क्लियर? अगर आपको ये सभी जो वैल्यू देने वाले पॉइंट्स अगर समझ में आए हैं, और आप एक्साइटेड हो कि यस मुझे ये पूरे के पूरे अगर मिल गए तो मैं अनार की खेती बहुत बढ़िया कर सकता हूं,